Bacha, Sultan, Emperor, military generals. To be honest, we are not such fans of ऐसे कैरेक्टर्स की, लेकिन जब कोई ऐसा किरदार योकिन फिनिक्स जैसा एक्टर करे तो फिर उस फिल्म में तो एक दिलचस्पी तो जरूर रहती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म नेपोलियन की, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म नेपोलियन, इसे डायरेक्ट किया है प्रसिद्ध फिल्म मेकर, एंग्लो अमेरिकन फिल्म मेकर रिडली स्कॉट, जिन्होंने ग्लैडिएटर भी बनाई थी। एंड इस फिल्म की कहानी लिखी है डेविड स्कारपा। दोस्तों, जैसा कि ऑब्वियसली सबको पता है, नेपोलियन इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ 18th सेंचुरी फ्रेंच मिलिट्री जनरल एंड लेटर एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे, विच इज प्लेड बाय योकिन फिनिक्स। और खैर भारत में तो खैर मुझे नहीं लगता इस कैरेक्टर को लेके इतनी दिलचस्पी होगी, लेकिन मुझे याद है, कम से कम मैंने तो अपने स्कूल में कुछ एक आध चैप्टर इनके बारे में पढ़ा था। अब खैर उसमें क्या था इतना कुछ याद तो है नहीं। सो खैर आई थिंक कहीं ना कहीं एक, ये मैं कहूँगा एक, खासकर अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, so obviously it's this film is an insight into I would say the reign of नेपोलियन बोनापार्टे। अब एक एंग्लो अमेरिकन फिल्म मेकर रिडली स्कॉट, यू नो उन्हें अगर यदि उन्हें ऐसी एक फिल्म बनानी थी, तो सवाल यही है कि आप नेपोलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहे हैं। आप तो खैर ब्रिटिश बॉर्न हो, आप अमेरिका में बसे हुए हो। बट आई थिंक यही खूबी है रिडली स्कॉट की, एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ऐसी फिल्में एक कल्चरल वॉरफेयर का हिस्सा जरूर रहती है, बट इनमें खैर इतना वो जिंगोइज्म नहीं होता है। तो खैर ये फिल्म इट कवर्स द 3 डेकेड रेन ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे की, कैसे पहले तो वो एक कॉर्सिका के आम कमांडर थे, फिर वो मिलिट्री जनरल बने, और फिर मिलिट्री जनरल से वो उन्होंने खुद को फ्रेंच का एम्परर बनाया। अब खैर जो मैं कहूँगा जो जंगें रही है वो तो खैर आप इतिहास के पन्नों के उसमें पढ़ ही सकते हो। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिलचस्प यही है कि ये जो कैरेक्टर कैसा रिडली स्कॉट ने बनाया है। अब ये जो नेपोलियन है ऑब्वियसली असली वाले कैसे थे मुझे तो इतना नहीं याद है कुछ, बट जब इसे योकिन फिनिक्स प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली ही ब्रिंग्स अ नेचुरल चार्म, एक सोफिस्टिकेशन टू दिस कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है, बस अगर कुछ कम शब्दों में कहूँ, जहाँ बात आती है बैटलफील्ड की, तो वहाँ तो खैर नेपोलियन बोनापार्टे थोड़े श्योर ही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक भी फिर बात कह देता हूँ कि ये एक ऐसे मिलिट्री जनरल है कि जब वॉर हो रही है एंड जब कैनन फायर चल रहा है, तो तब ये अपने कान बंद कर लेते हैं। ऑब्वियसली इनके पास जो हैट है, बाइकॉन हैट, वो भी इसमें काम आती है। और जब टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स, जब एक इंपॉर्टेंट बैटल चालू है और उसके बीच यानी बैटल होने से, शुरुआत होने से पहले, ये भाई साहब खड़े खड़े सो गए हैं, एंड खैर देखने वालों को तो ऐसा लगेगा कि शायद ये कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं, लेकिन इनके उस टोपी के नीचे हम कुछ ना तो कुछ खुराफात चली ही रही है। आई वुड से दैट एज अ मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्टे को एक स्ट्रॉन्ग लीडर जैसा दिखा है। एंड ऑब्वियसली जो इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे वो थी मिलिट्री टैक्टिक्स, और इसके अलावा ऑब्वियसली ये जिस अंदाज में बात करते थे अपने लोगों से, तो वो चीज़ वो क्वालिटीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कैसे कि जब वो शुरू में एक जंग हार गए थे, उसके बाद फिर उन्हें खुद की फ्रेंच की सरकार और किंग ने उन्हें एग्जाइल कर दिया, और जब वो वापस आते हैं एंड उनके खिलाफ ऑब्वियसली फ्रेंच सोल्जर्स को बोला गया है कि आप इन्हें घुसने मत दीजिएगा, लेकिन जो सोल्जर्स इन्हें अरेस्ट करने आए थे, बस एक ही पल में कुछ 2-3 शब्द वो कहते हैं, अब वो एकदम से इनके साथ हो जाते हैं। तो खैर ये बंदा कहूँगा, बस ही वाज बोर्न टू बैटल। और जहाँ बैटल फील्ड पे तो खैर इन्होंने काफ़ी कुछ नाम कमाया, लेकिन इनकी जो निजी ज़िंदगी है, और वही मैं कहूँगा इस फ़िल्म का जो एक सेंट्रल पॉइंट हुआ है, जहाँ पे ऑब्वियसली इनकी जो पत्नी थी जोसेफिन, उनके साथ इनका जो एक कैसा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था, वो देखने लायक है। ये फ़िल्म इट पेंडुलेट्स बिटवीन द बेडरूम एंड द बैटलफील्ड। अब बेडरूम पे खैर ये शख्स क्या, ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया, ऑब्वियसली दैट डजंट वो इतना कुछ मैं कहूँगा ग्लोरीफाइंग या फिर कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ऐसा कैरेक्टर है कि ऑब्वियसली इन्हें पहले ही मुलाकात में इस लड़की जोसेफिन, जो कि एक विधवा थी उस समय, उनसे प्यार हो गया था, एंड जल्द इनसे इनकी उससे शादी हो जाती है। एंड लेकिन ये भाई साहब घर से ज़्यादा बैटल फील्ड पे रहते हैं। एंड जब ये बाहर रहते हैं ऑब्वियसली उस दौरान इन्हें कुछ रूमर सुनने को मिलते हैं अपनी बीवी के बारे में। ये जंग छोड़ के अपने महल आ जाते हैं और वहाँ पे आके अपनी बीवी को कन्फ्रंट करते हैं। अब ये रिश्ता ऐसा है कि मतलब आई थिंक इसमें मीठे से ज़्यादा खट्टापन है, लेकिन इसके बावजूद ये जोड़ी एक दूसरे को मैं कहूँगा पसंद करती है।
अब दुर्भाग्य से ऑब्वियसली एक इस रिलेशनशिप का एक अंत भी होता है कि जब इनका डिवोर्स होना पड़ता है। एंड वो डिवोर्स इसलिए है क्योंकि एक एम्परर को क्या चाहिए, बस संतान। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज जोसेफिन कैन नॉट कंसीव एनी मोर, अब इसलिए इस रिश्ते को मजबूरन तोड़ना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों का जो मैं कहूंगा खट्टा मीठा रिश्ता है वो कंटिन्यू रहता है। एंड इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो इस रिश्ते में बस लव है, लस्ट है, लेटर्स है, एंड देयर इज अ लॉन्गिंग इवन आफ्टर दैट डिवोर्स। अगर कम शब्दों में तो कहूं, बस ये कहानी इट पेंडुलेट्स बिटवीन द बेडरूम एंड द बैटलफील्ड। योकिन फिनिक्स एज ऑलवेज कमाल के एक्टर है। आई थिंक इनके काम तो नाम पसंद करना बड़ा मुश्किल होता है। ग्लैडिएटर में हमने इनको देखा था, बड़ा जबरदस्त काम किया था। उसके बाद कुछ साल पहले इन्हें फिल्म जोकर के लिए अकेडमी अवार्ड मिला था। तो ही समवन ऑब्वियसली जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर्स रहते हैं, एक वो बड़ा अच्छा ये निभाते हैं। खासकर उनके अंदर जो एक लोनलीनेस होती है, चाहे वो ऑब्वियसली ग्लैडिएटर हो या फिर इवन दैट साई-फाई फिल्म कॉल्ड हर, अगर आपने देखी है तो बड़ी अच्छी फिल्म है। वहाँ पे भी इनका वैसा ही कुछ किरदार था। और ऑब्वियसली एज नेपोलियन बोनापार्टे ये एक हमें एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो कि मेरे ख्याल से फ्रेंच डिक्टेटर का जो शायद मेरे ख्याल से हमने इससे पहले ना देखा हो। योकिन फिनिक्स तो है ही कमाल के, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी वैनेसा कर्बी हु प्लेज जोसेफिन। अब इनका काम इतना अच्छा है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि भाई क्यों ना इस फिल्म का नाम नेपोलियन एंड जोसेफिन रखना चाहिए था। डिस्पाइट द शॉट उनका स्क्रीन टाइम इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। फिल्म लार्जली बेसिकली टू कैरेक्टर्स पे सेंटर करती है। ऑब्वियसली जो जंगे हैं, जो हिस्ट्री है, वो तो खैर आप इतिहास की बुक में पन्नों में पढ़ ही सकते हो। बट ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म ऑलमोस्ट 3 आवर्स के, लेकिन इतनी बोरिंग नहीं है। हाँ, आई थिंक फर्स्ट का हाफ एन आवर कुछ है थोड़ा, ये फिल्म थोड़ा सा टाइम लगाती है मोमेंटम बिल्ड करने में, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली इट्स लार्जली दीज टू कैरेक्टर्स, इनका जो इश्क है उसके अंदर ये आप खो जाते हैं। टेक्निकली तो खैर ऐसी फिल्में स्ट्रांग रहती है, और यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मली तो खैर हम वॉर सीक्वेंसेस इतने पसंद नहीं करते हैं। अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर साहब रिडली स्कॉट, उनके एक्शन कोरियोग्राफर और जो उनके सिनेमाटोग्राफर हैं, जो यहाँ पे वॉर सीक्वेंसेस है, खासकर जो उस समय की जो वॉरफेयर थी, टैक्टिक्स थी, उन्हें बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और एक अच्छी चीज़ और है कि इवन दो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको काफ़ी जंग देखने को मिलेगी, बट एज सच कोई इतना ब्लड बाथ देखने को नहीं मिलता है। ऑब्वियसली वो जब पर्दे पे आता है तो जाहिर है मन थोड़ा आपका कड़वा हो जाता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल मैं ये कहूँगा ये फिल्म ऑब्वियसली नॉट जस्ट हिस्ट्री लवर्स, बट यदि आपको दो अच्छी-अच्छी बेहतर दो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देखनी है तो ये फिल्म आपके लिए ज़रूर है। अगर हम बात करें रेटिंग की, तो हम नेपोलियन को देते हैं 5 में से 3 स्टार।